तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पाइथन का लेटेस्ट वाला वर्जन आ जाएगा, 3.10.0 लेटेस्ट वाला कह रहा हूँ, मेरे पीसी में जो कॉन्फ़िगर्ड है वो वाला वर्जन आ जाएगा। तो 3.10 पे ही हम काम करेंगे। क्यों काम करेंगे ये मैंने बता दिया है कि बहुत सारे हमारे लाइब्रेरी जो पहले से बनाए हुए हैं वो लेटेस्ट वर्जन के कंपैटिबल नहीं, मतलब पाइथन 3.12 जो लेटेस्ट वाला है उससे नहीं चल पाता है। इसलिए हमें थोड़ा लोअर वर्जन पे आना पड़ता है। ठीक है, चलो सब कुछ चल रहा है, हम ओएलएस के बारे में बात करने वाले हैं। ओएलएस के लिए मुझे तुम्हें पिक्चर दिखाना है, तो पिक्चर के लिए मैं जो डेटा सेट था मेरा सब, उसी को मैं थोड़ा बुलाऊंगा। ठीक है, क्रोम आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही होना है। ठीक है, तो किसी को अगर नहीं इंटरेस्ट होगा जानने में थियरी तो जा सकता है ना। गैगल पे जाएंगे और यहाँ से 1 सेकेंड, टू साइन इन फर्स्ट। अच्छा ऑलरेडी साइन इन है, लग रहा है पहले का यूज कर रखा है इसमें, हाँ, कर रखा है। चलो, तो अब यहाँ पे हम डेटा सेट ढूंढ लेते हैं, सैलरी डेटा सेट। और हमने एक छोटा CSV डेटा सेट फाइंड आउट किया था, जो मेरा दूसरे वाला मशीन पे रखा हुआ है, मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, ये आई थिंक वही डेटा है। लेट मी शो, लेट मी सी दिस। जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी था ना, जो हम स्लाइस कर करके ले आ रहे थे, वो वाला ये डेटा है। प्योर बिल्कुल वही डेटा आया है, ईयर और सैलरी के साथ। तो इसको डाउनलोड कर लो, ये एक आर्काइव फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको दिस पीसी के अंदर डाउनलोड सेक्शन जो है उसमें जाके आप ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा। दिस इज दैट आर्काइव फाइल, जिप फाइल को आर्काइव फाइल कहते हैं। इस पर राइट क्लिक करके इसको अनजिप कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्ट ऑल, और इसी डाउनलोड के अंदर आर्काइव नाम का एक फोल्डर बनेगा, उसी में ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज दैट फाइल, CSV फाइल। बंद कर लेते हैं इसको। एंड दिस इज दैट एक्सट्रैक्टेड डेटा। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और कट करने के बाद हम इसको अपने फोल्डर के अंदर ले जाकर छोड़ेंगे। दिस इज आवर फोल्डर, इसके अंदर कंट्रोल V करोगे तो ये फोल्डर आ जाएगा। अब हम यहाँ अपने मशीन पे आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, हमारा फाइल सेक्शन है, यहाँ पे फाइल हैंडल पूरा का पूरा किया जा रहा है। इसके अंदर ये आर्काइव, और आर्काइव के अंदर सैलरी डेटा सेट। तो मैं पांडास को, नमपाई को, इन सबको फिर से यूज करने वाला हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ टर्मिनल है। ठीक है, इस पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो CMD खुल जाता है, इसी के नीचे जितनी मर्जी उतने CMD आप खोल सकते हो। तो अभी पावर शेल दिखा रहा है, पावर शेल CMD का एडवांस वर्जन। अगर आपको CMD चाहिए तो यहाँ पे आप CMD लेके एंटर करोगे, ये CMD खुल जाएगा। ठीक है, वैसे ये भी काम सेम करता है जैसे ये करेगा। तो यहाँ पे हम पिप इंस्टॉल पांडास कर लेते हैं। देखो इंस्टॉल्ड नहीं था मेरे पीसी में, इसलिए इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं और जूम इन कर देता हूँ। उसी तरह से numpy भी नहीं इंस्टॉल्ड है। बाकी sklearn वगैरह मैंने इंस्टॉल कर रहा था, अभी कर लिया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे सब वही कर रहा था थोड़ी देर पहले। फिर उसके बाद पिप इंस्टॉल numpy हम लिखेंगे। numpy इंस्टॉल्ड है। उसके बाद हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल matplotlib। फिर उसके बाद हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल सीबोर्ड। तो ये सब लाइब्रेरीज जो है हमारी छोटी छोटी लाइब्रेरीज थी, जो बड़ी लाइब्रेरीज थी उनको मैंने कर लिया है। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर ले एक बार। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल सी बोर्ड। ठीक है, अब आप चाहो तो इस टर्मिनल को यहाँ से, एक सेकंड, अब आप चाहो तो इस टर्मिनल को यहाँ से बंद कर सकते हो।
ठीक है। अब हम import pandas एज pd कर लेंगे। import matplotlib.py plot एज plt कर लेंगे। ठीक है। import seaborn कर लेंगे एज sn। फिर import numpy कर लेंगे। ठीक है। और चला लेंगे। अब यहाँ पे हम पांडास की मदद से रीड अंडरस्कोर सीएसवी नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर अपने डेटा को पास करेंगे, डेटा के पाथ को। और वो जो डेटा का पाथ है वो ये है। तो हम इस पे राइट क्लिक करके और इस डेटा को लेके आएंगे। कॉपी पाथ का ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे और शिफ्ट एंटर करने से पहले इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो पहले देख लो कि कौन सा डेटा अभी भी इंपोर्ट हो रहा है। पहली बार इंपोर्ट हो रहा है शायद, इसलिए इतना टाइम लगा रहा है। इतना भी टाइम नहीं लगाना था। deprecating warning, py arrow will become a required dependency। किस चीज के लिए है py arrow? okay। py arrow कुछ कह रहा है, डिपेंडेंसी लाइब्रेरी है इसकी, देखते हैं इंस्टॉल करके। pip install py arrow, let me run this। कुछ डेप्रिकेशन की वार्निंग आई है, यहाँ पे लिखा हुआ है एरर। py arrow will become a required dependency for of pandas in the major next major release of pandas। pandas 3.0 आने वाला है, उसमें कुछ ये डिपेंडेंसी जरूरी है। ठीक है। ओके। लेट मी टर्मिनेट दिस, इस पे क्लिक करूंगा तो ये इंटरप्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और फिर मैं इसको चला सकता हूँ। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए जितना ये ले रहा है। हो गया इंपोर्ट। ठीक। अब इसको हम चलाएंगे और इसमें एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम ये हमारा उबंटू के साथ नहीं आ रहा, क्योंकि उबंटू में जो पाथ होता है वो ऐसे बैक स्लैश नहीं, ऐसे फॉरवर्ड स्लैश में होता है। ठीक है। तो विंडोज के साथ ये प्रॉब्लम है। विंडोज में जब ऐसी कभी प्रॉब्लम आएगी तो इसके लिए आपको इन सभी के आगे ऐसे बैक स्लैश लगाना जरूरी होता है। तो अब क्वेश्चन है, क्या सबके आगे लगाना जरूरी है? तो मैं बोलूंगा नहीं, सबके आगे लगाना जरूरी नहीं। अगर इस एरर को जानते हो तो, जो कि मैंने बताया भी है पांडास में, कि अगर हमें कोई क ख ग घ अंग वगैरह लिखना होता है, हिंदी लिखना होता है या कोई अदर लैंग्वेज लिखना होता है, तो उनके लिए यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं और यूनिकोड कैरेक्टर्स को डिफाइन बैक स्लैश हाइफन बैक स्लैश यू से किया जाता है। तो ये यहाँ पे बैक स्लैश यू का एरर है, यूनिकोड। ठीक है। तो तुम्हें इसको स्पेशल कैरेक्टर ना ट्रीट कराते हुए एक यहाँ पे बैक स्लैश लगा दोगे और फिर चेक कर लेना कहीं और तो यू नहीं है बैक स्लैश के जस्ट बाद। अगर ऐसा होगा तो उसके आगे एक बैक स्लैश और लगा देना और रन करने, ये रन हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ और एरर आ रहा है, पता नहीं क्या एरर है। मैं चेक। एरर नंबर 22 इनवैलिड। क्या है? अच्छा, ये कुछ एरर है यहाँ पे। लेट मी चेक। देखो, इन सभी एरर से बचने का एक बार में तरीका क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ और सिंपल जाके यहाँ पे आप लिख दो, इसको भी हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। आर लिख दो। यहाँ पे आर का मतलब होता है जैसा है वैसे ही रीड करो। ठीक है। तो ये आर लिख देने से ये एज इट इज रीड हो जाता है।
ठीक है, इसमें तुम्हें 3 कॉलम दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो CSV नाम की फाइल थी उसके अंदर ये हमारा कॉलम दिया हुआ था, ये बेकार का कॉलम है जिसमें नंबरिंग होती है, वो नंबरिंग दिया हुआ था। तो हम अभी तक जो डेटा सेट देख रहे थे उसमें 5-6 कॉलम्स थे, यहाँ पे 2 ही कॉलम थे, क्योंकि हमारा डेटा सेट इस बार वैसा मिला है। मैं ये वाला डेटा सेट नहीं बल्कि पुराना वाला डेटा सेट आप लोग को फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको हम एक वेरिएबल DF में स्टोर कर लेते हैं, एंड हम इसको रन करेंगे। तो DF को जब रन करेंगे तो ये हमारा पूरा डेटा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईलॉग की मदद से हमें जो बेकार के कॉलम्स है उसको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें सारे रोज चाहिए, और हमें शुरू का नहीं चाहिए रो। तो 1 से हम इंडेक्सिंग कराएंगे, और ये सारे रो हमें चाहिए, दिख रहा है। और ये रो पांडाज ने अपनी तरफ से काउंटिंग में लगा के दिए। तो ये हमारा डेटा सेट है ओवरऑल। DF1 में इसको स्टोर कर लेंगे, और DF1 को ऐसे चला लो। ठीक है, तो ये हमारा DF1 है। अब इस DF1 में से फीचर टारगेट ले लेंगे, हम सब कुछ वही कर रहा हूँ, तो मैं कुछ अब इसके बारे में नहीं बताने जा रहा कि मशीन लर्निंग वगैरह क्या होता है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ इसको। हमारा फीचर हो गया, और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। सो दिस इज आवर फीचर, दिस इज आवर टारगेट। ठीक है, इसमें कम डेटा भी है, उसमें 373 लोगों के डेटा थे, इसमें कम डेटा है। तो इसके हेल्प से मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, और एक मॉडल भी। तो मॉडल इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन। मॉडल को हम अपना डेटा दे देंगे, फिट कर देंगे, इसमें एक्स पास कर देंगे, वाई पास कर देंगे, और मॉडल से हम प्रिडिक्शन भी मांगेंगे। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट लिखना पड़ता है उसके लिए, और अपना पूरा एक्स दे देंगे, और यह हमारा वाई ब्रेड सैलरी में स्टोर कर लेंगे। और ये हमारा एक्चुअल वाई है, और ऊपर वाला वाई ब्रेड सैलरी है। और PLT की मदद से सीबॉन डॉट स्कैटर प्लॉट जब हम चलाएंगे, तो इसके अंदर आई नीड एक्स, और एक्स की वैल्यू आई एम गोइंग एक्स, एंड वाई की वैल्यू आई एम गिविंग वाई, और PLT डॉट शो। मुझे आज OLS के बारे में बताना है। ठीक है, तो OLS को सीखेंगे। OLS क्या है? इट इज सेइंग 1 डायमेंशन चाहिए, 2 डायमेंशन तुम दे के बैठ रहे हो। अच्छा, चलो लॉसेस तो निकाला नहीं है। हाँ, ये 2 डायमेंशन है एक्स, इसलिए ये एरर आया, 1 डायमेंशन में चाहिए। तो DF1 डॉट हमारा जो कॉलन का नाम था वो लिख देंगे। तो कॉलन का नाम हमारा डेटा फ्रेम में था ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। पे 10। ये सब बता रखा है, पुरानी वीडियोस में देखना, सब मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारा ग्राफ बन के आ जाता है। ठीक है, मुझे समझाना है OLS। ठीक है, अब OLS की बात करें। ठीक है, ये हमारा जो डेटा तुम्हें दिख रहा है, ये डेटा पॉइंट्स, ये एक्चुअल डेटा है। ठीक है, अगर इसी पे हम अपना प्रिडिक्टेड डेटा रखेंगे, x इज इक्वल टू DF1 डॉट क्या था ऊपर यार,
ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कॉमा y इज इक्वल टू x, आई थिंक y प्लस सैलरी, यस y प्लस सैलरी, और आई जस्ट वांट टू गिव कलर लेट्स से रेड, ठीक है। एंड इफ आई विल ड्रॉ दिस, ये हमारा वो वाला पॉइंट्स है जो हमारा मॉडल ने ट्रेन करके बताया है। ओएलएस क्या करता है, ओएलएस की बात कर, तो ओएलएस इसका फुल फॉर्म होगा ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में तुम लोग चैट जीपीटी से भी पूछोगे तो तुम लोगों को बस ये मिलेगा कि ये मॉडल को हाइपर ट्यून करने के लिए, पैनल नहीं चलता है। चलो एनीवेज। सर हाँ जी सर बताइए। सर वैसे लिस्ट नहीं होता, वो लीस्ट होता है। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ओके, लिस्ट स्क्वायर, ठीक है, लेट मी चेक। ये क्या खुल गया? हम्म, क्रोम पे चलता है। OLS लीनियर रिग्रेशन, हाँ, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, ठीक। तो इसको हम समझेंगे ये क्या है, ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बताइए। हेलो। सॉरी सर, सॉरी, गलती से हो गया था अनम्यूट। ओके, कोई नहीं। तो ये ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। ये हमें बेसिकली हेल्प करता है हमारे लाइन के फॉर्मेशन को बनाने में। जब ये तुम पॉइंट सारे देख रहे हो ना, इन सभी पॉइंट्स को अगर तुम मिला दोगे एक लाइन से, ठीक है, एक लाइन हम यहाँ से खींचना स्टार्ट करें, और shit, इसको बंद करना पड़ेगा, इसको स्टार्ट फिर से करता हूँ। आई गेस 10 मिनट्स में मीटिंग ओवर होने वाली है। तो अगर हम इन सभी लाइन को यहाँ से मिला दें यहाँ तक, तो ये एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर नीचे आप लोग को लॉसेस दिख रहे हैं, ये लॉस दिख रहा है, ये लॉस, सारे लॉसेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन ही ना, मतलब यहाँ से एक हम ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे तो इनके बीच में एक फॉर्मेशन होगा एंगल का, ये इनके बीच में ये जो फॉर्मेशन होगा, ये दिस इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। थीटा कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थीटा। इसी को हम एंगल भी कहते हैं और इसी को हम स्लोप भी कहते हैं, स्लोप। ओहो, क्या खूबसूरत दिख रहा हूँ, ठीक है। इसी को हम स्लोप भी कहते हैं। हाँ, तो यही हमारा स्लोप है, ठीक है। और इस स्लोप को दिखाया गया है एम से, ठीक है। इस स्लोप को दिखाया गया है एम से। अभी मैं उसको निकाल के दिखाऊंगा। ये लाइन कहीं ना कहीं इसको भी कट करेगी, इस वाई एक्सिस को, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जहां पर भी इसको कट करती है दैट इज कॉल्ड सी, और सी को कहते हैं इंटरसेप्ट। ये इक्वेशन ऑफ लाइन में आता है, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की मदद से ये बन रहा है। तो इसमें जो आप m देख रहे हो ना, इसको ट्यून करने के लिए OLS पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करता है। मतलब पता है क्या होता होगा, एक आपको पैरामीटर से समझाऊं ऐसी एक पिक्चर से। तो मान लो ये एक शेप है, और ये जो है पैराबोला इसको कहते हैं, आई थिंक, ठीक है। मान लो कि हमारा मॉडल का जो अभी एरर है वो इस पॉइंट पे है,
और इस पॉइंट पे हमारा मॉडल का सबसे कम एरर आएगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे फिर से उसी के बराबर कुछ एरर आने लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा मॉडल में जितने भी डेटा पॉइंट होते हैं उस पे पहले एक ऐसे लाइन खींची गई। ठीक है, समझना इस चीज को, एक ऐसे पहले लाइन खींची गई और फिर इन सभी डेटा पॉइंट से डिस्टेंस निकाला गया और लॉसेस कैलकुलेट किया गया। ठीक है, उसी तरह से इनके साथ भी किया गया, सबके साथ किया गया, सभी डेटा पॉइंट के साथ कैलकुलेट किया गया लॉसेस। और जब उस लॉसेस को एमएई, एमएससी, आरएमएससी जिसको भी लगा के कैलकुलेट किया गया, ज्यादा आ रहा, तो मॉडल ने इस एंगल में, अब क्योंकि ये सीधी लाइन है तो ये, म्यूट कर लो, कौन है आवाज कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को थोड़ा सा ट्यून किया गया, किसके द्वारा, तो लॉसेस निकालने के बाद मॉडल ने इंटरनली इस एम में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी और उस एंगल को, उस लाइन को थोड़ा और एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, मोड़ दिया। तो फिर से एक एंगल आया, फिर से इसने सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर से लॉसेस निकाला, फिर से देखा कि लॉसेस अभी भी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो फिर से इसने इसको थोड़ा सा ट्यून किया, फिर डिस्टेंस निकाला, फिर इसने क्या किया, फिर से एक लाइन खींचा, ऐसे करते करते ये लास्ट वाली जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हो ना आप, ये ब्लू वाली लाइन है। लेकिन इतना पे नहीं रुका गया, फिर आगे बढ़ा गया। आगे जब बढ़ा, मतलब देखो इस तरह से मान लो बढ़ रहे हैं, हमारा लाइन ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना, सीधी सीधी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसकी वजह से हमारे लॉसेस एक जगह सबसे कम आए, फिर उसके बाद अचानक से फिर बढ़ने लग गए, देख रहे हो लॉसेस, ये लॉसेस हमारे बढ़ने लग गए, डिस्टेंस फिर से बढ़ने लग गए, जिसकी वजह से लॉसेस ज्यादा आने लगे। तो ये जितने भी बार हो रहा था उतनी बार चेक किया जा रहा था कि लॉसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आया होगा इन सभी इटरेशन में, जब ये लाइन बन रहा होगा इंटरनली, तो इस इटरेशन में एक ऐसा पॉइंट आया होगा जब लॉसेस सबसे कम, तो उस लॉस को जो सबसे कम था उसी पे हमें एम को फाइनलाइज करके और सी को फाइनलाइज करके एक लाइन बना के दिया गया, जिसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम कह रहे हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं एनीबॉडी, किसी को समझ में आया? यस सर आ रहा। और बाकी सब हमारे खुखार प्लेयर का है। यस सर। एक बार और सर बता दो। एक बार और बता दूं? यस सर। चलो फिर से देखते हैं, इस पे अभी हम आएंगे, इस पिक्चर पे। ठीक है, देखो मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या हुआ कि सबसे पहले एक लाइन ऐसे ही रैंडम खींच दी, मान लो वो लाइन कुछ ऐसी थी। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे खींचा नहीं गया, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल, मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि एक सीधी लाइन जो बनती है ना उसमें एम की और स्लोप की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सी एक तरह का कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट, जो इसको कट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद इन सभी डेटा पॉइंट से, जैसे मैंने लॉसेस अभी 3 क्लासेस में बताया था ना कि मीन स्क्वायर एरर निकलता है, रूट मीन स्क्वायर एरर निकलता है, तो कैसे निकलता है, उनका डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है और उसके लिए यूज किया जाता है इस मॉडल के द्वारा, यानी कि लीनियर रिग्रेशन के द्वारा यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला वाई, सॉरी एस इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, एस इज इक्वल टू रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इंटरनली फॉर्मूला यूज किया जाता है सभी डेटा पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए, और सभी डेटा पॉइंट उस लाइन से अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया है ना, ये तुम्हें दिख रहा होगा कि सर ये तो कोई एंगल ही नहीं है, पता नहीं किस एंगल पे इन्होंने किया। तो मैं बताना चाहूंगा इसने परपेंडिकुलरली ऐसे
परपेंडिकुलरली डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। देख रहे हो, अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो इसका परपेंडिकुलरली ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। नहीं तो ये तो डिस्टेंस ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता था, तो ये तो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया ना, तो परपेंडिकुलरली वो डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ अभी तो बताओ। सर ये जो एस लिखा है आपने, सर ये सी है कि एम है? ये जो एस है ये डिस्टेंस है। हाँ अच्छा। ठीक है, हम्म, ओके। अब क्या हुआ, फिर से इसकी बात करेंगे। जब सब लॉस निकाला गया तो लॉस, मॉडल को ऐसा लगा कि अभी हमारा और भी लॉस कम हो सकता है, ऐसा उसको मॉडल को बनाया गया, ट्यून किया गया इंटरनल। इसको जब तुम एएनएन सीएनएन में पढ़ोगे ना, जब डीप लर्निंग पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे हम इसको ट्यून करते हैं। यहाँ पे सब कुछ ऐसा है ना कि मान लो कि एक मशीन है, उसमें तुम पूरा डेटा दे दे रहे हो और सीधा आउटपुट तुम्हें देखने को मिलता है। इंटरनली तुम कुछ भी ठीक ठाक नहीं कर सकते हो, सिर्फ हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हो, वो भी थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं फिर से। फिर क्या हुआ कि मॉडल को लगा कि अभी जो है लॉसेस हो सकता है कि और कम हो जाएंगे, तो मॉडल ने क्या किया, इंटरनली एक और लाइन खींच के देखा इन्हीं सभी डेटा पॉइंट के थ्रू। ये जितने डेटा पॉइंट दिख रहे हैं ना, तो मैं इन्हीं डेटा पॉइंट के थ्रू लाइन खींचे जा रहे हैं। फिर से एक एंगल आया, उस एंगल में फिर से इन सबका डिस्टेंस निकाला गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये ब्लू वालों की, रेड वाला तो एक्चुअल लाइन है आपका जो प्रिडिक्टेड होके आया है। ठीक है, ऐसे। और फिर से इनका इसी फॉर्मूला की मदद से डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया, और फिर उसका मीन स्क्वायर एरर निकाला गया, जो लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने बताया है। फिर उसके बाद मॉडल को फिर से लगता है कि नहीं और भी हमारा लॉसेस कम हो सकता है, तो वो एक और लाइन खींचता है इन्हीं डेटा पॉइंट्स के साथ। ठीक है, जब वो इतना सब करने लगता है तो उसको एक समय ऐसा आता है जब उसको एक परफेक्ट लाइन मिल जाती, परफेक्ट लाइन मिल जाती। ठीक है, वहां पे सबसे कम लॉसेस होता है, लेकिन अभी भी मॉडल इस सोच में, अब मॉडल को कैसा पता चलेगा कि